नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तेजस्विनी के मंच पर हर बार ऐसी महिलाओं को लेकर आते हैं जिन्होंने किसी ना किसी क्षेत्र में नाम कमाया होता है और महत्वपूर्ण उपलब्धि के जरिए देश समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो एक से अधिक क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करती हैं, जैसे हमारी आज की मेहमान, जो वैसे तो दिल्ली में इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान एक साहित्यकार, एक लेखिका के तौर पर बनाई है। आप ओडिया की जानी मानी लेखिका हैं। आप कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। बहुत सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुकी हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। हमारी आज की तेजस्विनी है पारमिता शतपथी। उड़िया साहित्य में एक प्रभावशाली आवाज पारमिता शतपथी एक द्विभाषी लेखिका हैं, जिनका बचपन ही किताबों की रंगीली दुनिया के बीच बीता। साहित्यकार माता और प्रोत्साहन देने वाले पिता के सानिध्य में कल्पना शक्ति को छोटी उम्र में ही उड़ान मिल गई। पहली कहानी 1985 में प्रकाशित हुई और अब तक ओडिशा और अन्य भारतीय भाषाओं में कहानी संग्रह, उपन्यास संग्रह और कविताओं की 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लघु कथाएं भारत की सभी प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और देश के विभिन्न भागों में प्रकाशित संकलनों में भी शामिल की गई हैं। उनकी रचनाओं का अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और विदेशों में प्रकाशित भी किया गया। उनकी कहानियों और कविताओं को देश के कई कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और साहित्य के विद्वानों ने उनके काम पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पारमिता को उनके कथा संग्रह प्राप्ति के लिए 2016 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। लेखन के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल पारमिता ने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और एक सफल केंद्रीय राजस्व अधिकारी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। वर्तमान में वे नई दिल्ली में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। दोनों क्षेत्रों में पारमिता शतपथी ने बनाई है अपनी सफल पहचान। तो आइए करते हैं मुलाकात पारमिता जी से। पारमिता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका तेजस्विनी में। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पारमिता जी, आप एक लेखिका हैं, इतनी सारी किताबें लिखी हैं आपने और छोटी कहानियां, शॉर्ट स्टोरीज, इसके लिए आपको जाना भी जाता है। एक लेखिका के तौर पर आप अपने सफर को और अपनी लेखनी को कैसे परिभाषित करती हैं? देखिए, लेखन तो मैं बहुत बचपन से शुरू की हूँ। बचपन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी करीब करीब 1984। तो आज को ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक, 40 साल हो गई है। तो तभी से मैं मुझे लग रहा था कि शायद मेरे जिंदगी में शब्द और भाव का एक स्वतंत्र एक महत्वपूर्ण स्थान है। एंड तभी जब उसके साथ मेरा यात्रा शुरू हुई तो मुझे लगा कि मैं शायद आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद दोज। तो ऐसे होता है कि बहुत कम उम्र से मुझे पता चल गया कि शायद मैं अभिप्रेत हूँ कि ये दो तरीका के जिंदगी जीने के लिए, एक शब्दों के और भाव के साथ और एक बाहरी दुनिया जो संसार बोलते हैं उसके साथ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेखनी को ही अपना जीवन बना लेते हैं और मुझे लगता है कि जब एक लेखिका बनती हैं आप, तो वो आपके व्यक्तित्व में इतना समा जाता है, ये एक व्यक्तित्व, ये एक पहलू, कि आप उसी के साथ जीती हैं। आपके साथ भी ऐसा ही है? मुझे तो वही लगता है कि मैं जीती हूँ क्योंकि मैं लिख रही हूँ और मेरे साथ जिंदगी के मकसद ये सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण और फोकस्ड या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं सोचती हूँ। लेकिन वृत्ति तो चाहिए ज़िंदगी में। हमारे जैसे भारत में कुछ तो कुछ करना पड़ता है अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे लेखक लेखिका भी हैं जो कुछ ना कुछ किए हैं और फिर भी लिख रहे हैं। बट ये इनका सौभाग्य ज़्यादा है जो उनको खाली लिखने के लिए सुযোग मिला। तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी एनवियस हूँ इन लोगों के कि जिनको खाली आराम से बैठ के लिखने मिला। हाँ, क्योंकि आपने दो क्षेत्रों में अहम सफलता पाई है एक लेखिका के तौर पर, और
एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर के तौर पर। लेकिन एक बात बताएं पारमिता जी, आपने कहा कि 1984 में आपकी पहली कहानी प्रकाशित हुई ना, लेकिन जाहिर है कि उससे पहले कई सालों का सफर रहा होगा। तो ये जो अल्हड़ पारमिता है, इनके विचारों को, इनकी सोच को कब कलम ने पंख दिए? ममता जी, ऐसी है कि आप काफ़ी सारे लेखकों से तो बात की होगी। लेखन की जो होता है, जो बुनना होता है अंदर में, वीविंग होता है, वो बहुत बचपन से ही शुरू हो जाता है। मुझे तो लग रहा है अगर मेरे श्रेय किसी को जाएगा तो ये मेरी बचपन, जो हम जहाँ पे रुके थे, क्लास 6, 7, 8 में मैं पढ़ रही थी, जो कर रहे थे, जो काइंड ऑफ फ्रीडम, जो स्वाधीनता थी कि इधर जाओ, घूमो, ये सब देखो, जो इंक्विजिटिवनेस था मन में। तो कहाँ बिताया आपका बचपन? बचपन थे मैं कटक, उड़ीसा के एक जाने माने शहर है कटक का वो सदर बोलते हैं, जो सबर्बन प्लेस है, वहाँ पे बीती है। तो प्रकृति के साथ परिचय बहुत अच्छी तरह से हुई। और एक चीज़ ये भी बोलना अब जरूरी समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरे पिता माता बहुत जाने माने लेखक है दोनों। माँ तो कवियत्री है, काफ़ी जाने माने हैं, उनको साहित्य अकेडमी और कविर सम्मान भी मिल चुकी है। घर में एक लाइब्रेरी भी थी, तो ऐसे कि किताबों के साथ बहुत बचपन से मेरी परिचय हुई है। तो फिर बचपन में पुस्तकें ही होती थी, खिलौना, या खिलौनों से भी खेलती थी आप? शरारती तो करती थी, लेकिन पुस्तकें मेरे को बहुत ज्यादा आकर्षित करते थे। तो अपनी तो लाइब्रेरी थी, घर बड़ा था, तो इसमें क्या होता था कि मैं लाइब्रेरी में घुस जाती थी, 2-3 घंटे 4 घंटे जाके वहाँ पे किताबें पढ़ते रहती थी, समझे ना समझे, उम्र तो बहुत कम थी। और घर में बहुत बड़े बड़े लेखकों आते रहते थे, संगोष्ठी होती रहती थी। माँ कवि है, पढ़ाई करते थे, पिताजी आलोचक है, साहित्य आलोचक। तो मुझे लगता था कि शायद ये सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में कि एक लेखक बनना और लेखक जैसे माने जाना। तो पता नहीं, एक बहुत इसका एक बीज बहुत बचपन पे ही बोया गया। आपने कहा कि पिताजी आलोचक हैं, क्रिटिक हैं। जी। तो आपकी भी उन्होंने रचनाओं को क्रिटिकली देखा होगा, कैसे आंकते हैं वो आपकी रचनाओं को? देखिए, मैं जब 84 में तो पहले कहानी प्रकाशित हुई, इससे पहले भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ जटिंग कर रही थी, लेकिन बहुत मेरे पिताजी और माता दोनों ही बोले कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के लिए रुक जाओ, और अच्छी तो लग रहा है लेकिन रुक जाओ। जब पहला कहानी मेरी प्रकाशित हुई, माँ पहले पढ़ी थी, पिताजी बाद में पढ़े, दोनों बोले कि ठीक है, अच्छा है, लिखो। और जितने वरिष्ठ लेखकों हैं जो पिताजी और माताजी को जानते थे, वो लोग भी बोले कि नहीं, अच्छा लिख रही है, लिखने दो। तो मुझे थोड़ा सा इसमें बहुत प्रोत्साहन मिला, तो मुझे लगा कि ठीक है। उसके बाद तो पिता माता पढ़ते रहे मेरा लिखा कहानी हो, उपन्यास हो, और बातचीत होती रहती थी। पारमिता जी, हम देखते हैं कि जो लेखक होते हैं वो अपने समाज से, अपने आसपास के वातावरण से ही विषय चुनते हैं कि उनको किस पर लिखना है। तो आपके सोच पे क्या विचार हैं जो दस्तक देते हैं? कैसे आप अपना विषय चुनती हैं? देखिए, हमारी परिवेश और समाज को छोड़ के तो हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि लेखकों थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और कोई भी चीज़ आम आदमी को जितना प्रभावित करता है, इससे ज़्यादा थोड़ा घुस जाता है उनके अंदर में। संवेदनशील हृदय रखते हैं आप। जी। एंड एक नारी होने के कारण नारी के जो समाज में स्थान, एंड नारी के मनोविज्ञान, नारी के मनोभाव, स्वभाव, ये सब मेरे को ज़्यादा आकर्षित की है। तो मेरी कहानी और उपन्यास की ज़्यादातर अंश उसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक लेखक लिंगहीन होता है, तो फिर इसमें ये होता है कि वो कुछ भी हो सकता है। कभी एक लड़का हो जाता है, कोई पेड़ भी हो जाता है, कभी पक्षी भी होता है, तो कुछ भी लिख सकता है किसी के ऊपर। बट वो थोड़ा सा उसको इतना अफेक्ट करना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, और उसके अंदर रहे, फिर उसमें से निकलता है। तो एक ठीक से नहीं बोल सकती हूँ क्या एग्जैक्टली मेरी कहानी के परिसर है, परिसीमा है, बट ये तो बोल सकती हूँ
कि लेखक होने के नाते वो जो संवेदनशीलता के वजह से ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा लिखना होता है। तो यानी किसी भी महिलाओं तरीका से। पर और विशेष तौर पर समाज के उस वर्ग की महिलाएं हाँ, जो वो थोड़ी हो वंचित जाता वर्ग है, से हैं, उनकी जैसे मुश्किलें ये आपको जैसे आप प्रभावित देखो करती कि माँ जो होती है उनको जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जाता है, हाँ तो जी। ऐसे ही होता है। बट मैं तरह तरह का लिखी हूँ, तो लिखना तो बहुत काफी लेकिन सालों आपने से एक है। उपन्यास लिखा है जो आजादी के संग्राम के परिप्रेक्ष्य में एक पृष्ठभूमि है जी, उसकी, जी, जी। तो क्या खास पढ़ाई, खास अध्ययन भी करना पड़ता है? क्योंकि जब आप इस तरह के विषयों को चुनते हैं तो जाहिर है कि जो पृष्ठभूमि है जी। वो बहुत सटीक होनी चाहिए। एक्चुअली मैं प्रकृति में मैं कभी भी नहीं सोची थी कि एक उपन्यास ऐसे लिखूंगी कि आज़ादी के ऊपर। ये मेरी कहानी और मेरी कविता से हट के कुछ है, लेकिन इसका एक छोटी सी कारण भी है। ये है कि मेरे नाना और नाना फ्रीडम फाइटर थे और संग्रामी थे, जेल भी गए थे, पटना जेल, नौकरी भी चला गया था उनको, डॉक्टर अच्छा। थे। और नाना और नानी के उड़ीसा के पहला विधवा विवाह हुआ था, तो ये मेरे दिमाग में था। नानी भी बताती थी, नाना जी भी बताते थे। मतलब तो, आपका कहने का मतलब है कि आपकी नानी का विधवा विवाह, वो हाँ, पहली ऐसी हाँ, महिला थी जिनका उड़ीसा हाँ, में ऐसा हुआ? 7 साल में शादी हुई थी, 9 साल में विधवा हुई। तो उनके जो पिताजी तभी जमींदार थे, जो कि एकदम भिखारी हो गए क्योंकि कोई उनका जमीन वगैरह में कुछ अनाज नहीं उपजाए, क्योंकि वो अपने विधवा बेटी को विधवा नहीं किए। और उसी टाइम तो विधवा बच्चों का क्या होता था, लड़कियां का क्या होता था, सब लोग पढ़े हैं जाने। तो ये मेरी दिमाग में थी कि मैं इसको जरूर कुछ शुरू करूं। देन आई एम ऑल्सो बहुत ज्यादा प्रभावित मैं हूँ गांधी जी के दर्शन में। तो गांधी जी के दर्शन, उड़ीसा में उनका जो प्रभाव स्वाधीनता संग्राम में जो हुआ, एंड ये जो कहानी था मेरी पृष्ठभूमि में था, तो इसी को लेके उपन्यास की परिकल्पना की थी। एंड हाँ, यस, इसके लिए मेरे को फैक्ट्स जो है उसके लिए उसके साथ काफ़ी जानना पड़ा, हिस्ट्री भी थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ा, क्योंकि फिक्शन जब आप इस टाइप के फिक्शन लिखोगे इस तरह के, तो आपको इतिहास और जो घटनाएं घटे हैं उसको तो अच्छी तरह से जानना चाहिए, उसको उसी साथ मिला चुला के उसको करना है, तभी करना और पृष्ठभूमि में वो रहेगा। आप लेखिका तो हैं पारमिता जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप कवयित्री भी हैं, आप कविताएं भी लिखती रही हैं, आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है कविताओं की। तो कार्यक्रम में यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को छोड़े जाएंगे आपकी कविता के साथ। तो जरा सुनाएंगे हमें अपनी कोई कविता? कविता में कम लिखी हूँ, लेकिन कविता आ जाती है, उसको मैं रुक नहीं पाती हूँ, उसको लिखती हूँ। कहानी क्या है, मैं एक वीव करती हूँ, बुनती रहती हूँ एक कोई घटना के लेके। तो कविता लोगों को कुछ अच्छा लगा तो लिखी, इसीलिए नहीं लिखी हूँ, खुद को मन है लिखी हूँ। एक कविता मैं पढ़ी सुनाती हूँ आपको। आज कागज तो नहीं लाई हूँ, मेरे दिमाग में जो है देती हूँ। एक कभी कभी मैं पढ़ी हूँ, ये कविता काफी लैंग्वेजेस में, भाषाओं में अनुदित भी हुई है। कविता के शीर्षक है साड़ी। 5.5 मीटर की मर्यादा से मैंने खुद को लपेट लिया है और अपनी गरिमा में खुद उलझ रही हूँ। याद नहीं कभी ये मर्यादा को किसी से हाथ पसार कर मांगी थी या जबरन खींचाई थी। किसी का लाल आंखों का इशारा था या था सपने में खोए उस नौजवान का घबराया सा पहला उपहार। अपने पहनावे की महिमा बखान रहे थे मेरे दूसरी बहनें, उनके मन मुताबिक सुविधा, सरल, स्वच्छंद, ऐसे कुछ शब्दों की ज्यामिति। पर मैं चुप थी। कैसे समझाती उन्हें कि मेरे परिधान आध्यात्मिक है। रात को घर लौटकर नाप कर उस साड़ी के कई टुकड़े किए और हर टुकड़ा को मंत्र पढ़कर उड़ा दिया। एक टुकड़ा उस कबाड़ बटोरने वाली औरत के फटे घाघरे में पाबंद लगाने के लिए, एक बलात्कार के बाद गांव के अमराई में फेंके गए नंगे शव को ढकने के लिए, एक बड़े अस्पताल की वंस वार्ड में दहेज न लाने वाली नई नवेली के लिए रखे
10 नंबर बेड की चादर बनने को। आखिरी टुकड़ा, 5 सितारा होटल में 5 ग्राहकों को शराब परोसने वाली लड़की के इतने से छोटे बख्श बंधन में सिले जाने के लिए। सुबह देखा सब टुकड़े लौट आए हैं। सुबह देखा सब टुकड़े लौट आए हैं और फिर से जुड़कर मुझे सर से पांव तक ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पेट, छाती और पीठ का, मेरा पेट, छाती और पीठ का तब भी कुछ हिस्सा दिख रहा है, इतनी लंबी साड़ी भी जिसे छिपाने को कम पड़ रही है। यह है मेरी कविता साड़ी। आपको बताने को तो जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे विचार हैं, सोच है, बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आपने इस एक कविता में पिरो दिया है। बहुत खूब। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहें तेजस्विनी। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है प्रिय लेखिका पारमिता शतपथी। पारमिता जी, आपकी जिंदगी के कई पहलू हैं, लेकिन अब मैं उस पहलू पे आऊंगी जिसको आप जीवन यापन के लिए प्रयोग करती हैं, यानी आपका एक इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर और अब चीफ कमिश्नर के तौर पर काम करना। कितना मुश्किल रहा, या फिर संतुलन बनाना कितना मुश्किल रहा इन दो जीवन के बीच में, जीवन के दो पहलुओं के बीच में? आप इकोनॉमिक्स की छात्रा, लेकिन साहित्य में भी आप अग्रणी रही हैं, तो कैसे संतुलन बनाती हैं? मुझे भी पता नहीं ममता जी ये कैसे हुई। शायद कोई ऊपर भगवान के कुछ आशीर्वाद है, किसी का था तो कुछ कारण इसमें मैं प्रवेश कर ली। तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं जेएनयू के छात्री थी, वहाँ पे पढ़ने के टाइम में सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन सब लोग कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट तो होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ो, उसी में लगे रहो, वो चलता रहता है। उसके बाद नौकरी हुई, नौकरी के बाद शादी हुई, बेटी भी जन्म ली। तो ये सब के बीच में मुझे लगा क्या जरूरत है लिखने के लिए, इतना सारा काम तो करना पड़ रहा है अभी, शायद जिंदगी मेरे से कुछ अलग कुछ चाहती है। तभी मेरी माँ को मैंने बोली कि मैं माँ क्या जरूरत है, तुमने तो लिखा। माँ वो जो प्रोफेसर, हम लोग तो 4 भाई बहने थे। तो मम्मी ने बोले कि देखो तुमको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जिंदगी में एक काम, ये चीज तुमको जरूर याद रहेगा, क्योंकि लेखन तुम्हारे साथ एक हमेशा रहेगा, विश्वस्त बंधु के लिए, बंधु जैसे सारी जिंदगी रहेगा, एक दोस्त जैसे सारी जिंदगी रहेगा, और बीच में बहुत कुछ तुमसे चला जाएगा, लेकिन ये जो है अकेले में तुम्हारे साथी साथी चला रहेगा। तो बेटा लिखना मत छोड़ो। क्या बात तो है, बहुत अच्छी गाइडेंस दी आपकी मदर तो ने। ये चीज मैंने रख लिया अंदर, तभी ये भी डिसाइड कर लिया कि दोनों जिंदगी जीऊंगी, दोनों जिंदगी जी हूँ। पता नहीं दोनों जिंदगी में कितना सफल हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा भी पड़ाव आया जब आपको कुछ चॉइस करनी हो, और उस चॉइस को करने में आपको दुविधा भी आई हो कि ये करूं या ये करूं, जिसमें आपके इन दोनों करियर्स को लेकर आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा हो? कोई ऐसा पड़ाव? ममता जी, एक चीज ये है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, थोड़ा और भी कुछ कर सकती थी, जैसे कि बाहर जाके 2-3 साल इंडिया के बाहर जाके रिसर्च करो, या कुछ टफ असाइनमेंट्स भी लो। मैं सचमुच बोल रही हूँ, आज तो जिंदगी का काफ़ी टाइम चला गया है, थोड़ी दिन में ज़्यादा काम का ज़्यादा टाइम चला गया है। मैं कभी चूज की हूँ कि मुझे थोड़ा जैसे समय मिले अपने के लिए, कि ऐसे में उड़ीसा में थोड़ी कोशिश की
लंबी टाइम के लिए रहने के लिए, क्योंकि उसमें से मुझे लगा कि उस मेरे लिखने के करीब मैं रहूंगी। और ये चीज़ मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो सिंसियर है तो वो निष्ठा हरदम हर चीज़ में देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिखती हूँ इसके लिए मेरे काम में कम करूँ या काम में इसलिए तो ज़्यादा करके दिखाते कि कोई ना कहे कि लिखती है इसलिए शायद काम नहीं करती है, तो इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है कि साबित करना है दोनों जगह। हाँ। और शुरू से मेरे साथ ऐसा रहे कि जो भी करे निष्ठा के साथ करे, उसके बाद क्या फल है वो तो उसको छोड़ दो उसके ऊपर। तो एक में अगर मैं नहीं लिखती शायद मैं थोड़ा और ज़्यादा अग्रेसिव होती मेरी के वृत्ति के करियर को लेके। ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, बट ऐसा है कि कभी मैं अपनी दुविधा नहीं दिखाई हूँ कि अच्छा मुझे ये पोस्टिंग मिला ठीक है रह जाए, ऐसे ही रह गई हूँ जैसे। बट मुझे हरदम इम्पोर्टेंट पोस्टिंग्स भी मिले हैं, कुछ काम करके दिखाने के लिए भी मिले हैं, और मैं समझती हूँ कि मैं उसको करके भी दिल साबित की हूँ। तो वही है, तो फिर भी मैं अपने मन को समझाई कि मुझे 2 जिंदगी तो जीना पड़ेगा। तो उसमें संतुलन भी बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा हेल्प तो फैमिली से हुई, मम्मी तो इतने बड़े लेखक है, हस्बैंड इंटरफेयर नहीं करते हैं, बेटी अकेली है वो भी समझती है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप देखते रहें तेजस्विनी। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है प्रिया लेखिका पारमिता शतपथी। पारमिता जी, ऐसा क्या है जो जिंदगी में आपको ताकत देता है? क्योंकि एक महिला के साथ सारा सपोर्ट, सहयोग होना परिवार का, वो तो जरूरी होता ही है, लेकिन फिर भी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे पल आते हैं जब वो अपनी ताकत को लेकर ही महिला को आगे बढ़ना पड़ता है। आपने एकदम सही चीज किया। वो जो कन्विक्शन होता है एक आदमी के, खास करके एक वुमन का, एक औरत की जो कन्विक्शन होता है, नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं ये करूंगी, ये खाली अपने लिए नहीं, जब मैं एकदम पहले लिखती थी अपने लिए लिखती थी, जब को लोगों को अच्छा लगा, मैंने कहा अगर मुझे ये चीज़ मिला है कि मैं प्रकाश कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ, तो ये किया। और नौकरी मेरे से कुछ आग्रह रखता है, कुछ चाहता है कि मैं इसको करके दिखाऊं, क्यों ना करूँ मैं। तो ये थोड़ा सा अपने को पुश करना पड़ता है, अपने को पेप करना पड़ता है। वो जो कन्विक्शन होता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगी और हार नहीं मानूंगी, और इसलिए कर भी जाते हैं आप। लेकिन आपकी कुछ बुक्स तो ट्रांसलेट भी हुई है ना, हिंदी में भी हुई हैं, अंग्रेजी में भी हुई हैं, और आजकल खास तौर पर जो अनुदित पुस्तकें हैं उनका चलन और उनकी महत्ता पर काफी चर्चा भी हो रही है। तो एक लेखिका के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे अभी हमने देखा बुकर प्राइज मिला है, तो हिंदी की पहली पुस्तक जिसको ट्रांसलेट किया गया था, तो कैसे, कितना इंपॉर्टेंट मानती हैं आप इस अनुवाद को? देखिए, पहले ग्लोबलाइजेशन के पहले हम लोग थोड़ा सा अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सीमित थे, कि उड़िया एक लैंग्वेज है, उसको शायद जो कर्नाटक के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, बट बिकॉज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम जो हुआ है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन जो मिल रहा है सबको और हो रहा है, इसमें लोग पढ़ने भी शुरू किए। तो पढ़ने सब शुरू किए तो हमको आकर्षित भी हुए कि केरला में क्या हो रहा है, मलयालम लैंग्वेज क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका संस्कृति क्या है, उनका साहित्य क्या है। तो ये सारी भारत के लोग इसको एक दूसरे के पढ़ते हैं। अनुवाद एक बहुत गुरुत्व भूमिका है उसका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको लोग पढ़ते हैं, अनुवाद भी होती रहती है। एंड आप तो देखें, एंड इंटरनेशनल बुक जो है हर साल इंग्लिश से बेहतर कोई भाषा को मिलती थी। पहले बार हिंदी या इंडियन लैंग्वेज को मिला, लेकिन वो भी वही होती जर्मन से अनुदित। तो अनुवाद और हम के जरिए से हमारे बहुत पहले तो गई थी गीतांजलि, आप जानते हैं नोबेल प्राइज मिला है, वो भी विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी का, वो भी अनुवाद के जरिए में ही गई थी। तो क्या करें, हम जब इतने सारे भाषाएं पढ़ रहे हैं, भाव तो एक दूसरे का समझ सकते हैं, लेकिन भाषा जो
विनिमय करने का भाषा और पढ़ने का भाषा, समझने का भाषा, उसके लिए अनुवाद बहुत जरूरी है। तो आपने जैसे कहा कि आप तो बचपन से पुस्तकें पढ़ती आई थी, तो जाहिर है कि जो छोटी पारमिता थी और अब जो बड़ी पारमिता है, इतनी मशहूर लेखिका हैं, उनकी रुचि बदली होगी वक्त के साथ। तो आजकल आप किस तरह की पुस्तकें पढ़ती हैं? देखिए, बचपन में तो एकदम भुरासियसली पढ़ रही थी, जैसे कि कोई अच्छी चीज खाओ इसी टाइप का पढ़ रही थी। माँ भी बोल रही थी तुम्हारी उम्र की कोई बच्चों का मैं नहीं देखी हूँ जो इतना पढ़ती है। ऐसे नहीं कि खाली बैठती थी, वहां पे तो स्कूल का पढ़ाई तो ज्यादा नहीं होता था आजकल की जैसा, तो सब हर तरीका के शरारती करती थी और पढ़ती थी। लेकिन तभी वो जो पढ़ाई, उसको समझे ना समझे, मुझे लगता है कि मन के पीछे एक रह जाता था, वो जो वो जो भाव, जो शब्द, ये सब रह जाता था। तो बाद में जो निकला है मेरा लेखनी से, तो तभी जैसे कि डिटेक्टिव्स भी पढ़ रही थी। लेकिन आजकल क्या है ना, आजकल एक तो टाइम कम है, थोड़ा सा चुन के पढ़ने को मन करता है। कोई अच्छा किताब कोई बताए, या मेरा कोई प्रिय राइटर लेखक की किताब हो उसको पढ़ती हूँ, कोई अच्छा बताए, वो कोई अच्छा रिव्यू। कुछ नाम बताना चाहेंगे आपके फेवरेट राइटर्स में से कौन कौन है? मेरे फेवरेट राइटर्स को इतना लंबा लिस्ट है क्योंकि मैं तो इनके साथ ही जीती हूँ। आपको अगर बोलेगा कोई फेवरेट खाना क्या है, एक बहुत मुश्किल है कहने के लिए। तो मैं लगभग भारत के सभी अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ी हूँ, और बाहर के भी, आई मीन इन इंग्लिश ट्रांसलेशन जितना मिल चुका है सबको पढ़ती हूँ और निकाल के भी रखती हूँ। बेसिकली मेनी ऑफ द वीमेन राइटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड मी, मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किए हैं। उनका जो भाव, शब्द को संयोजना, और जो फेमिनाइन इमेजिनेशन, जो नारी होने के नाते जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना है उनका, वो थोड़ा सा मेरे को अट्रैक्ट किया है। वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये इसमें थोड़ा खूबी है। आजकल जो लेखन है, हालांकि बहुत अच्छे लेखक हैं आज के दौर में, लेकिन जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से, और झटपट कुछ क्रिएट कर दिया जाए। बहुत प्लेटफॉर्म्स उन्हें मिल रहे हैं अपनी लेखनी को लाने के लिए, सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसे लोगों के साथ। तो आज के इस दौर के इन युवा लेखकों पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, सभी लेखक चाहता है कि हमको कोई पढ़े और समझे। तो ये अगर सोशल मीडिया में है और कुछ उसमें प्रकाशित करते हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें होता है कि जो चीज़ शायद कोई पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता, कहाँ कागज और शब्द में प्रकाशित, पत्रिका में प्रकाशित होने में इतना लंबा टाइम मिलता, जो हम लोग के टाइम में है, अभी भी हो रहा है, तो इनको बहुत जल्दी मिल जाता है कि कोई पढ़ ले। लेकिन मुझे लगता है कि लेखन एक तपस्या जैसे है, एक साधना है। कोई भी चीज है, आप कला को हरदम साधना के साथ ही मिलाते हैं लोग, तो ये एक साधना है। तो सिद्धि तो बहुत कठिन है उसमें, तो साधना और तपस्या के लिए थोड़ा सा अपने मनन का जरूरत है। ऐसे लिखना तो एक बहुत लोनली बिजनेस है। लेकिन आप उन्हें क्या एक मंत्र देना चाहेंगे चलते चलते कार्यक्रम के अंत में? क्या एक मंत्र देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लेखनी के साथ साथ अपने विचारों को, अपनी सोच को भी धार दे सके? ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं युवाओं को कुछ ज्यादा कहूंगी, क्योंकि कोई नया चीज कहूंगी जो उनको पता नहीं है। आजकल के युवा हम लोगों से बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उनको बहुत चीज पता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिखने से पहले मैं खुद जो की हूँ कि 10 किताबें पढ़ने के बाद मैं एक किताब लिख पाई हूँ। तो अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़ना उनके लिए एक बनाता है, शब्द का एक भंडार, भाव और शब्द का एक भंडार अंदर में बनाता रहता है। वो भी और निष्ठा, साधना और तपस्या, ये तीनों चीज, और पढ़ना और उसमें लगे रहना, कभी छोड़ नहीं देना कि उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। कला में कम मिलता है, लेकिन मिलता है बहुत बड़ी चीज, वो है आत्मसंतोष। जी, बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप खूबसूरत अपनी लेखनी के जरिए अपने विचारों को प्रदर्शित करती आ रही हैं, ये सिलसिला हमेशा आगे भी जारी रहे। इंतजार रहेगा आपकी पुस्तकों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया पारमिता जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं, बातचीत की है हमारे साथ। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी पारमिता शतपथी। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।